प्रिय विद्यार्थियों, आज इकाई 2 की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। वेतन से आय की गणना। जैसा कि आय के 5 शीर्षक बताए थे मैंने, यह सबसे पहला शीर्षक है वेतन से आय की गणना। मैंने जो PDF फाइल छोटे छोटे भेज रहा हूँ, पहले उसको प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रखें और उसको समझने का प्रयास करें जैसा मैं बतलाते जा रहा हूँ। वेतन किसे कहते हैं? किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके द्वारा की गई सेवाओं के बदले में जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसे वेतन कहलाता है। आयकर अधिनियम के अनुसार वेतन शब्द में नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को नगद पारिश्रमिक के अलावा जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और उनका मूल्य भी जो है, मूल्यांकन जो है वो कर योग्य होता है। जैसे किराए से मुक्त मकान की सुविधा प्रदान की गई, मोटर कार की सुविधा प्रदान की गई, अन्य प्रकार की सुविधाएं जैसे हम आगे चलकर पढ़ेंगे। मतलब वेतन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें जरूरी हैं जिनको हमको समझना चाहिए। कुछ बिंदुओं के रूप में, कुछ पॉइंट्स के रूप में हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मैंने PDF फाइल में भेजा है। एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, या तो पुस्तक से पढ़ें या वीडियो सुनकर जो है पॉइंट्स को समझने का प्रयास करें। सबसे पहला होता है वेतन। वेतन के संबंध में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, वेतन अर्जित होने का स्थान, प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी। वेतन कहाँ अर्जित होता है ये महत्वपूर्ण होता है। वेतन कहाँ प्राप्त होता है उसका कोई महत्व नहीं होता। यानी उपार्जन का स्थान, अर्जित होने का स्थान जो है महत्वपूर्ण होता है। जहाँ मैंने कमाया, जहाँ मैंने अर्न किया, वहाँ वो टैक्सेबल माना जाएगा। 2-3 एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति जो भारतवर्ष में भारतीय गवर्नमेंट में नौकरी पर है या किसी कंपनी में काम करता है, उसको 2 महीने के लिए विदेश भेज दिया जाता है और उस 2 महीनों का वेतन जो है वो विदेश में प्राप्त करता है, तो उसे भारत में ही कमाया गया माना जाएगा। ठीक है। नंबर 2 जो है, मान लीजिए कोई व्यक्ति भारतवर्ष में सेवा कार्य पर था, लेकिन वो मान लीजिए नौकरी से रिटायरमेंट के बाद जो है वह आपका जो है विदेश में रहता है और उसकी पेंशन जो है वो मान लीजिए आपका विदेश में ही प्राप्त होती है, तो ऐसी पेंशन भारत में उपार्जित की गई मानी जाएगी। उसी प्रकार एक एग्जाम्पल भी मैंने बताया था। एक भारतीय नागरिक का आपको निवास स्थान के अंतर्गत एक भारतीय नागरिक और सरकारी कर्मचारी जो विदेश में सेवा कार्य के लिए भेज दिया जाता है या विदेश में उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो विदेश में वेतन प्राप्त करता है उसको भारत में ही उपार्जित माना जाएगा और वो भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार टैक्सेबल इसके अंतर्गत माना जाएगा। नंबर 2 जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान देंगे, भुगतान करने वाले यानी पेमेंट करने वाले और भुगतान प्राप्त करने वाले के बीच मालिक और कर्मचारी का संबंध होना अनिवार्य है। भुगतान करने वाला मालिक रहेगा और भुगतान को प्राप्त करने वाला जो है वो आपका कर्मचारी का संबंध होना चाहिए। यदि ऐसा संबंध नहीं है तो ऐसी इनकम जो है वेतन शीर्षक से आय में टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी। जैसे आपका एक अध्यापक को कापियों को जांचने का जो पारिश्रमिक मिलता है ये वेतन शीर्षक में नहीं आता, क्योंकि जो प्राध्यापक होता है कॉलेज का कर्मचारी होता है, विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं होता। इसी प्रकार संसद सदस्य को प्राप्त वेतन जो है वो आपका अन्य साधनों से आय शीर्षक में टैक्सेबल माना जाएगा, इसके अंतर्गत नहीं आएगा। नंबर 3, संसद सदस्य का वेतन ये अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य माना जाता है, क्योंकि संसद सदस्य गवर्नमेंट का नौकर नहीं होता। साझेदार को वेतन मिलता है, आपने पढ़ा है पार्टनरशिप, सक्रिय साझेदार होते हैं उनको वेतन मिलता है, तो ऐसी इनकम व्यापार पेशे से आय शीर्षक में कर योग्य मानी जाएगी, वेतन शीर्षक में टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें करमुक्त वेतन। यदि कोई करदाता करमुक्त वेतन प्राप्त करता है, अर्थात वेतन में से कर काट कर कोई रकम प्राप्त करता है, जैसे किसी को मान लीजिए 20,000 रुपये सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन उसके वेतन में से 2,000 रुपये काट कर उसको 18,000 रुपये भुगतान किया गया, तो उसका वेतन जो है 20,000 माना जाएगा, न कि 18,000। 18,000 में कटे हुए कर की रकम को जोड़कर उसका मूल वेतन इसके अंतर्गत माना जाएगा।
वेतन को स्वेच्छा से त्यागना, वॉलंटरली फोरगोइंग ऑफ सैलरी। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मुझे 12 महीने का वेतन नहीं चाहिए, मुझे 10 ही महीने का वेतन चाहिए, मैं वेतन जो है मतलब 10 महीने का लेना चाहूँगा अपना टैक्स बचाने के उद्देश्य से। 20,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है, 10 महीने का मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, 2,40,000 नहीं चाहिए। तो ये 40,000 रुपये जो त्यागी गई राशि है वह भी वेतन का पार्ट माना जाएगा। भले ही वह 2 लाख रुपए की सैलरी प्राप्त करता है, लेकिन उसको टैक्स जो है 2,40,000 रुपये के ऊपर देना पड़ेगा। उसी प्रकार अगला जो पॉइंट आता है, लेकिन ऐसा त्याग यदि कोई अनुबंध के अंतर्गत किया जाता है, एग्रीमेंट के तहत किया जाता है कि नहीं मेरे को पास भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है और मैं इसके अंतर्गत बहुत न्यूनतम वेतन पर मुझे टोकन मनी के रूप में आप 100 रुपये मासिक वेतन दे दीजिए, तो ऐसा अनुबंध के अंतर्गत वेतन का त्यागना वेतन का प्रयोग नहीं माना जाता, उसे सैलरी के अंतर्गत हम शामिल नहीं करते हैं। लेकिन स्वेच्छा से सेंट्रल गवर्नमेंट को समर्पित वेतन जो है वो आपका माना जाएगा, उसके ऊपर हमको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वह आपका टैक्स इसके अंतर्गत पे करती है। शेष अगले लेक्चर में क्लियर कर रहा हूँ।